नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारे रिट लेवल फर्स्ट के चैप्टर एक एक नियम से संबंधित। वैसे एक एक नियम बहुत ही एक साधारण सा टॉपिक है जिसमें हम बचपन से ये अभ्यास करते आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक एक नियम जो है वो वास्तव में क्या चीज़ है। बहुत ही साधारण से इसकी परिभाषा है, देखने से स्पष्ट है कि इसका अर्थ है एक एक नियम। एक ही का अर्थ होता है एक, यानी हमें जो भी प्रश्न दिया है उसमें हमें पहले एक इकाई की गणना करनी है और एक इकाई के आधार पर ही हमें जितनी भी इकाइयाँ दी हुई है उनका जब हम अभ्यास करेंगे तो वो कहलाता है एक एक नियम। ठीक है, वैसे ये प्रश्न हम बहुत ही कर चुके हो और बहुत सारी वीडियो से हम इसको करना जानते हैं, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी इन प्रश्नों को करने में। फिर भी चूँकि ये टॉपिक रिट में दिया हुआ है और मेरा ये बताना फर्ज है कि क्योंकि कोई भी टॉपिक हमें छूटना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट रूप में इसको मैं आपको एक बार आपके सामने जरूर पेश करूँगा। तो कैसे बहुत सारे प्रश्न होंगे, अच्छे प्रश्न भी होंगे जिसमें आपको शायद किसी में दिक्कत आ भी सकती है, और अधिकतर दिक्कत उन प्रश्नों में आएगी जहाँ हमें इनका जो बेसिक जो इसका जो नियम है उससे हमें विरुद्ध चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक नियम बता देता हूँ कि ये एक एक नियम जो है वो वास्तव में है क्या। यानी जैसे हमें कोई भी प्रश्न दिया हुआ है, उदाहरण के लिए हमें ये लिखा हुआ है जैसे 5 बल्बों का मूल्य दिया हुआ है 25 रुपये। बहुत ही साधारण सा प्रश्न ले रहा हूँ आपके सामने। जैसे 5 बल्बों का मूल्य कितना दिया हुआ, 25 रुपये दिया हुआ है, और हमें ये पूछा कि 8 बल्बों का मूल्य बताइए कितना होगा। तो ये ऐसे जो प्रश्न होते हैं जिनमें पहले अधिक इकाइयों का मान दिया हुआ है कहीं पर भी, और हमें क्या करना है उससे कम इकाई या उससे अधिक इकाई का मान हमें ज्ञात करना होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमें इस तरह के जो प्रश्न दिए हुए होते हैं तो हमें सबसे पहले एक इकाई का मान ज्ञात करना है। एक इकाई से तात्पर्य जैसे 5 बल्बों का मूल्य दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बल्ब की हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, उसका मूल्य निकालना है, और उसके बाद में हमें जो भी ज्ञात करना है 8 बल्बों का है चाहे 10 का है अधिक का है, उसके आधार पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये जो विधि जो कहलाती है जिसमें हमें एक वस्तु का पहले मूल्य है या जो भी मान है वो ज्ञात करना पड़ता है, उससे कहते हैं हम एक एक नियम। तो हमें ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक छोटा सा टिप्स है जो मैंने बनाया, वो आपको बता देता हूँ। उसमें हमें क्या, जैसे लिखा कम होए तो भाग जाए, यानी जब भी हमें कम की वैल्यू निकालनी हो तो हमें कौन सी क्रिया करनी है, भाग की क्रिया, और अधिक होए तो गुणा खाए। जब हमें अधिक का मान निकालना हो तो हमें क्या करना है, गुणा करना है, और पूछा जाए तो अंत में उसको लिखा जाए, और जिसका हमें मान उसने पूछा है उसको हमें कहाँ लिखना है, अंत में। ये बहुत ही छोटे से एक टिप्स है जहाँ आपको ध्यान रखें। जहाँ पर भी हमें एक, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि 5 बल्बों का मूल्य 25 रुपये दिया हुआ था और हमें कितना 8 बल्बों का जैसे मूल्य मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है कि हम क्या करेंगे, जो 5 जो बल्ब दिए हुए हैं, जैसे 5 बल्बों का मूल्य जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 बल्बों का मूल्य वो दिया हुआ है 25 रुपये। ठीक है, अब हमें सब क्या करना है, जैसे एक एक नियम है तो उसमें हमें 5 बल्बों का दिया हुआ, तो हमें सबसे पहले एक बल्ब का हिसाब लगाना है। तो हम यहाँ पर एक बल्ब का पहले मूल्य ज्ञात करेंगे। अब यहाँ ये देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखो दिया हुआ तो कितने 5 बल्बों का दिया हुआ, तो हमें जो है उससे कम बल्बों का मूल्य ज्ञात करना है। तो जब भी कम का करना हो, जैसे कम होए तो भाग जाए, तो जब भी कम का करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, भाग की क्रिया करनी है, यानी 25 में हमें 5 का भाग देना है। तो 25 में 5 का भाग दिया कितना आया, 5 रुपये। तो एक बल्ब का मूल्य जो आया वो कितना आया, 5 रुपये। अब हमें जितने का पूछा जाए, लिखा है अधिक हो, अगर इसकी जगह यहाँ अधिक होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ गुणा की प्रक्रिया करते हैं। अब एक पूछा जाए तो अंत में जो हमको पूछा है, क्या पूछा है, हमको 8 बल्बों का मूल्य ज्ञात करना है, तो हमें इसको कहाँ लिखना है, अंत में। अब यहाँ अंत में हम यहाँ इसको यहाँ पर लिखेंगे कि 8 बल्बों का मूल्य कितना होगा। तो 8 बल्बों का मूल्य जो निकालना है वो यहाँ लिखना है। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि देखिए पहले हमने 1 का निकाला है, अब हमें क्या करना है, अधिक की गणना करनी है 8 बल्बों की। जब अधिक की गणना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा, यानी हम यहाँ पर गुणा की प्रक्रिया करेंगे। एक बल्ब का मूल्य 5 रुपये आ गया, तो 8 बल्बों का कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 रुपये। ये एक एक नियम की एक सामान्य से प्रक्रिया है करने की, जहाँ पर जितने भी इकाई का मान दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें एक इकाई का मान ज्ञात करना पड़ता है, और उसके बाद में जितनी भी इकाइयों का मान दिया हुआ उसे हमें ज्ञात करना है। तो एक साधारण सा प्रश्न हम 2-3 एग्जाम्पल लेकर इसको हल करते हैं, और इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो साधारण प्रश्न है ये तो हमारे कंपटीशन एग्जाम में नहीं आएंगे। हमारे एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे, और उसमें जहाँ हमें रिवर्स भी करना पड़ेगा, जहाँ पर ये जो मैंने टिप्स बताया यहाँ पर इसका हमें रिवर्स भी करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, कहीं भी स्किप नहीं करें। साथ ही जो हमेशा मैं कहता आया हूँ कि आप कॉपी और पेन जरूर साथ में लेके बैठे, और जो भी आपको अच्छी चीज़ लगे उसे आप साथ ही साथ
नोट भी करते जाइए। एक एक नियम को हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला जो मैंने प्रश्न लिया है बहुत ही साधारण सा प्रश्न लिया है, यदि एक माला का मूल्य 7 रुपये है तो 8 मालाओं का मूल्य कितना होगा, ये हमें पूछा है। यानी यहाँ पर हमें एक माला का मूल्य तो दिया हुआ है, पहले से कितना दिया हुआ है 8 रुपये, 7 रुपये सॉरी, तो हमें 8 मालाओं का मूल्य पूछा है। तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। यहाँ पर एक का मान पहले से ही दिया हुआ है, 1 इकाई का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें 1 इकाई का मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पहले से ही दिया हुआ है। तो सीधा हमें 8 इकाई का मान ज्ञात करना है, यानी 8 मालाओं का ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक माला का मूल्य कितना दिया हुआ है, एक माला का मूल्य दिया हुआ है 7 रुपये, तो वैसे कि वैसे ही 8 मालाओं का मूल्य कितना होगा, क्योंकि हमें अधिक इकाई का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अधिक के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 7 का 8 से गुणा कर दिया, 7 अटे 56 रुपये। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। इसी तरह से दूसरा जो प्रश्न है, एक कार से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 लीटर पेट्रोल लगता है, तो हमें 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय की जाएगी। यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ, देखो कितने, पहले लीटर का हिसाब पूछा इसने, तो 3 लीटर जो है, 3 लीटर में जो गाड़ी चलती है कार, वो कितने किलोमीटर चलती है, 60 किलोमीटर। तो हमें ये निकालना है कि 1 लीटर में वो गाड़ी कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर हमें अधिक इकाई का तो मान दिया हुआ है और हमें 1 इकाई का मान ज्ञात करना है। तो 1 इकाई के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि ये इकाई कम है, कम हो रहा है, तो कम के लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये जो है पहले हम इस तरह से लिख देंगे, 3 लीटर पेट्रोल से जो दूरी तय होती है वो कितनी होती है, 60 किलोमीटर। तो 1 लीटर से कितनी दूरी तय होगी, कम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भाग। तो ये जो 3 लीटर जो है उसका हम यहाँ दे देंगे भाग, कितना देंगे, 20 किलोमीटर। यानी 1 लीटर में जो है वो गाड़ी कितनी चलेगी, 20 किलोमीटर। यानी साधारण से जो 2 प्रश्न मैंने आपको इसीलिए ही लिए, वैसे बहुत ही सिंपल है, बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि हम कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं चाहते, छोटी से छोटी गलती भी हमारे एग्जाम में हमें नुकसान करवा सकती है, इसलिए जो 1 का अगर दिया हुआ है और अधिक का पूछा है तो हम करेंगे गुणा, और अधिक का दिया हुआ है और अगर 1 का पूछा है तो हम क्या करेंगे, भाग की क्रिया। ठीक है, अब थोड़े अच्छे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न मैंने जो लिया है वो, उसमें देखिए ये दिया हुआ है कि 1 दर्जन साबुन की टिक्कियों का मूल्य दिया हुआ है 174 रुपये। साबुन की टिक्कियाँ कितनी हैं, 1 दर्जन। तो 1 दर्जन का मतलब हम क्या जानते हैं, यहाँ अगर हम इस प्रश्न को 1 दर्जन लिखकर ही करें, 1 दर्जन का मूल्य कितना दिया हुआ है, 174 रुपये। ठीक है, अब हमें जो है क्या पूछा है, पहले वो देख लेते हैं। तो 8 साबुन की टिक्कियों का मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, एक एक नियम वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास इकाई जो होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार ये शब्द यूज कर रहा हूँ, आप ध्यान रखें, इकाई शब्द का यूज इसलिए कर रहा हूँ कि हमें जो भी गणना करनी है वो एक ही इकाई में करनी है। अगर यहाँ पर ये दर्जन में दिया हुआ है तो या तो ये भी चीज़ हमें दर्जन में ज्ञात करनी होती तो हम इसको सीधा कर सकते हैं, बिल्कुल वही जैसे 1 का दिया हुआ और अधिक का पूछा और हम सीधा इसका गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं वो हमारे गलत होते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों की इकाई बहुत अलग अलग दी हुई है, एक दर्जन में है और एक सामान्य से इकाई, एक सिंगल इकाई में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो दर्जन में लिखा हो इसको भी हम साधारण इकाई में बदल देते हैं। एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में 12 इकाई होती है, ये 12 साबुन है। तो 12 साबुन का जो मूल्य दिया वो दिया हुआ है 174 रुपये। जब हम इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमारे कहीं भी ये प्रश्न गलत नहीं होगा। कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले 12 साबुन दिया हुआ है तो हम लिख देंगे यहाँ 12 साबुन का मूल्य 174 रुपये है। तो सबसे पहले तो हमें क्या, क्योंकि 8 साबुन का मूल्य निकालना है जो सीधा डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि एक ही नियम ये कहता है कि पहले हमें 1 साबुन का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 साबुन का मूल्य ज्ञात कर देते हैं। अब यहाँ पर वही ये अधिक इकाई थी और हमें क्या करना है, कम इकाई का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम भाग की क्रिया। तो 174 में हमें 12 का भाग देना है। 12 एकम 12, पीछे कितने बच गए 5, और 12 चौके 48, 6 पॉइंट लगा दिया, 12 पंजे 7। तो ये 1 साबुन का मूल्य आ गया 14 रुपये और 50 पैसे। अब हमें कितने साबुन का मूल्य उसने पूछा है, 8 साबुन का। तो हम यहाँ पर 8 साबुन का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 8 साबुन के लिए अब यहाँ देखिए, चूंकि हम 1 इकाई का मान ज्ञात कर चुके हैं, अब हमें अधिक का ज्ञात करना है। तो अधिक के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा। ये 14.50 रुपये 1 साबुन का मूल्य है, हमें 8 का निकालना, तो हम इसको 8 से गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा, देखिए इसको 8 0 8 पंजे 40, 4 8 4 32, 4 36, 3 8 3 11, यानी 116 रुपये जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 8 साबुन के टिक्कियों का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि 10 स्काउट बैजों का मूल्य है 50 रुपये। कितने बैजों का मूल्य दिया हुआ है? 10 का दिया हुआ है, तो 10 बैजों का मूल्य तो दिया हुआ है 50 रुपये। तो हमें कितने 32 स्काउट बैजों का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो वही हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक बैज का मूल्य ज्ञात करेंगे। एक बैज का मूल्य के लिए क्या कम है, तो भाग की क्रिया 50 में 10 का भाग दे दिया, कितनी बार? 5 रुपये। तो एक बैच का मूल्य जो आ गया वो आ गया 5 रुपये। अब हमें कितने बैजों का मूल्य ज्ञात करना है? 32 का। तो हम 32 बैजों का मूल्य जब ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सी क्रिया? गुणा की क्रिया। तो हम जो 5 रुपये जो आएंगे एक बैच का मूल्य, तो 32 बैजों के लिए 32 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 160 रुपये। तो ये जो है ये बहुत ही साधारण से प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है जिनको मैंने बोर्ड पे लिए। अब हम बात करेंगे रिवर्स प्रश्नों की, जहाँ हमें ये रिवर्स क्रिया करनी पड़ेगी, यानी जहाँ कम के लिए हमें गुणा की क्रिया करनी पड़ेगी और जब भी अधिक का मान निकालना हो तब हमें भाग की क्रिया भी करनी पड़ेगी। अब ऐसा कब होता है, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए। चलिए तो बात करते हैं एक एक नियम के कुछ उन्नत प्रश्नों की, जिन प्रश्नों में हमें ये जो मैंने टिप्स बताया, इस टिप्स को हमें रिवर्स भी करना पड़ सकता है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा पहले सीधा समझाऊंगा कि जब भी हमें एक तो हमें भोजन की बात करनी हो और दूसरा काम और तीसरा जो है कहीं पर भी स्पीड या चाल की बात हो, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जहां हमें एक एक नियम का रिवर्स पालन करना पड़ता है। रिवर्स से तात्पर्य क्या है कि जहां पर भी हमें कम इकाई का मान ज्ञात करना पड़ता है वहां तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे हम भाग की क्रिया करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कम के लिए गुणा की क्रिया करेंगे। ठीक है। इसी तरह से जब भी हमें अधिक इकाई का मान ज्ञात करना पड़ता है तो एक एक नियम हमारा ये कहता है कि हमें गुणा की क्रिया करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम इसकी जगह भाग की क्रिया भी करेंगे। क्यों करेंगे, इसका कारण भी मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि ये जो चीज भोजन है या कोई काम है या तीसरा जो है चाल वाले जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को जब अपन करेंगे तो उसमें हमें देखते ही मालूम पड़ जाएगा। कैसे पड़ेगा? देखिए, जैसे भोजन की बात करें कि मेरे पास 5 व्यक्तियों के लिए अगर 10 दिन का भोजन है, ठीक है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न लिया। अगर 5 व्यक्तियों के लिए मेरे पास अगर 10 दिन का भोजन है, तो अगर मुझे ये पूछा जाए कि यही भोजन जो है वो एक व्यक्ति के लिए कितने दिन चलेगा, ठीक है। वैसे अगर साधारण रूप से देखें तो अधिक इकाई का मान तो दिया हुआ है और हमें जो है वो कम इकाई का मान ज्ञात करना है। तो वैसे तो क्या होना चाहिए, क्योंकि एक जैसे हम अगर उस विधि से करें तो 5 व्यक्तियों के लिए तो वो भोजन चलता है 10 दिन, तो एक व्यक्ति के लिए कितना चलेगा? 10 में हम 5 का भाग दे देंगे तो कितना आना चाहिए? 2 दिन। यही आना चाहिए हमारे एक एक नियम के हिसाब से। लेकिन अब इसको वास्तव में अगर सोचे, जैसे 5 व्यक्तियों के लिए वो जो भोजन है वो 10 दिन का है, अगर उसी भोजन को हम एक व्यक्ति अगर उसको अगर खाए तो वो भोजन उसके लिए कम दिन नहीं चल के वो ज़्यादा दिन चलेगा। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या कम होती जाएगी वैसे वैसे ये जो है भोजन की जो मात्रा है वो अधिक दिनों तक उसके चलेगी। तो ये ऐसे जो प्रश्न है वो कहलाते हैं रिवर्स प्रश्न। ये जो रिवर्स प्रश्न अगर आपने पढ़ा हो तो ये जो अनुपात और समानुपात के अपन जो प्रश्न करते हैं उसमें इस तरह के अनुपात बहुत ज़्यादा आते हैं। और आप एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि एक एक नियम और अनुपात समानुपात के जो प्रश्न हैं बिल्कुल एकदम हूबहू एक जैसे ही होते हैं, उनको हम कर सकते हैं। यानी अनुपात जो है वो पूरी तरह से एक एक नियम पर ही आधारित है। यानी अनुपात के जो प्रश्न आप जब करते हैं, जब अनुपात वाला चैप्टर लेंगे उसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, तो उसमें भी जो रिवर्स जो करना पड़ता है वो इन्हीं पे लागू होगा। यानी जो भोजन है या काम करना हो या चाल, ये 3 तरह के जो प्रश्न हैं जिसमें संख्या इकाई कम होने से जो ये मान बढ़ता जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें अधिक का मान करना पड़ेगा, जब भी हमें अधिक का निकालना तब तो हम क्या करेंगे, अधिक के लिए गुणा होता है लेकिन यहाँ हम भाग करेंगे, और जब कम का निकालना हो तो उसके जगह हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्योंकि अब यहाँ पर अगर हमें ये पूछा जाए कि यही भोजन जैसे एक व्यक्ति के लिए कितना भोजन चलेगा, ये 2 दिन नहीं चल के कितना चलेगा, एक व्यक्ति के लिए यही भोजन जो है वो हम यहाँ पर गुणा की क्रिया करेंगे, यानी 10 पंजे 50 दिन तक वो भोजन चल सकता है। ठीक है। और अगर हमें यही पूछा जाए कि इस 5 की जगह अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर हम 10 कर दें, अगर व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाए, 10 हो जाए, तो चूंकि व्यक्ति बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, भोजन जो है वो कम समय के लिए चलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है हमें भाग की क्रिया करनी पड़ेगी। यानी वो भोजन जो है वो जो पहले 5 व्यक्ति के लिए 10 दिन चलता था, तो अगर व्यक्ति बढ़ा देंगे तो वो भोजन कितना चलेगा, 5 दिन के लिए ही चलेगा। तो ये जो प्रश्न है, जैसे कि भोजन की बात हुई, अब दूसरी जो बात करता हूँ मैं काम की।
काम के लिए ये रिवर्स किस तरह से काम करेगा, जैसे किसी मकान को एक जो मजदूर है, मान लो 10 मजदूर है या कारीगर है, जो भी है, श्रमिक है, वो अगर 10 मजदूर उस काम को अगर 15 दिन में पूरा करते हैं, मान लो वो एक दीवार बना रहे हैं, उस दीवार को वो 15 दिन में पूरा करते हैं। अब हमें अगर ये कहा जाए कि अगर एक ही मजदूर हो तो उस दीवार को वो कितने समय में बनाएगा, तो एक एक नियम के हिसाब से अगर ये इकाई कम हो रही है तो क्या होना चाहिए, ये भी कम होना चाहिए, दिन भी कम लगने चाहिए। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर एक अकेला मजदूर होगा तो उसको वो काम करने में अधिक समय लगेगा, इसलिए ये भी जो रिवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है इसको। तो यहाँ पर भी जब भी ये काम की जो बात आती है, वहाँ पर अगर हम आपको एक एक नियम लगाना है तो उसी तरह से जैसे 10 मजदूर है उसके लिए वो दिन लगते हैं, उसको 15 दिन लगते हैं, तो एक मजदूर जो है वो इस काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ भाग नहीं करके हमें क्या करना पड़ेगा, गुना, यानी उसको 150 दिन लगेंगे। अगर वो अकेला काम करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, 150 दिन। तो यहाँ तात्पर्य ये है कि आप जब भी एक एक नियम वाले प्रश्न करें उस समय आप जब एक इकाई का मान ज्ञात करें। एक एक नियम का मतलब ये है केवल कि हमें बीच में जब भी गणना करनी है तो हमें पहले एक इकाई की गणना करनी है, और एक इकाई की गणना जब भी करें तो एक बार आप इतना जरूर सोचें कि जब मैं एक का मान ज्ञात करूँगा तो ये मान यहाँ कम होना चाहिए या अधिक होगा। अगर दिमाग में आपकी ये चीज़ आ गई तो आप ऐसे प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। यानी जब भी हमें जैसे लगे बिल्कुल साधारण से, जैसे 10 पुस्तकों का मूल्य अगर दिया हुआ है और हमें एक पुस्तक का मूल्य पूछा है, तो यहाँ पर हम सीधे सोच सकते हैं जैसे कि 10 पुस्तकों का अगर पैसे अधिक लगते हैं तो एक पुस्तक के तो पैसे कम लगेंगे, तो कम लगेंगे, जब भी कम हो। इसलिए मैंने आप ध्यान रखें, टिप्स में मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इकाइयाँ कम होने से हम सीधे ही गुणा करेंगे या भाग करेंगे। हमें ये देखना है कि इकाई कम होने से ये वाला मान भी अगर कम होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग की क्रिया करनी है, और ये अधिक होता है तो हमें गुणा की क्रिया करनी है। तो हम जब एक इकाई का मान लिखे तो हमेशा आप एक बार उसको जरूर तसल्ली से सोचें कि एक के लिए ये मान जो है वो कम होगा या अधिक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक पुस्तक का मूल्य तो अपन को वैसे पता चल रहा है कि मूल्य कम होगा, तो ये पैसे क्या लगेंगे, उसके कम लगेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे। और यहाँ पर जब हम एक की बात करते हैं तो एक मजदूर को समय अधिक लगेगा, तो अधिक के लिए हमेशा क्या करते हैं, हम यहाँ गुणा की क्रिया करते हैं। यानी यहाँ हमको इस तरह भी सोचना है कि हमें कम या ज़्यादा की गणना कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह आगे अगर 10 की जगह कहते हैं कि 50 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्या करेंगे, 50 मजदूर जब बढ़ा देंगे मजदूर तो काम क्या होगा, वो कम समय में पूरा होगा। तो यहाँ ये कमी हो रही है, तो कमी होने पर हम इसको क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे। यानी वो अगर 50 मजदूर कर दे तो वो काम जो है वो 3 दिन में पूरा हो सकता है। ठीक है, तो ये हुई काम की बात। इसी तरह से हम तीसरा जो है वो चाल की बात भी कर लेते हैं। चाल वाले जो प्रश्न है उसमें भी यही सेम टू सेम नियम लागू होगा। चाल से तात्पर्य जैसे कोई कार है, अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर चलती है, ठीक है, तो 50 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो जाए तो उसको मान लो समय कोई दूरी तय करने में मान लो 2 घंटे लगते हैं। अब अगर इसकी जगह वो स्पीड को अगर बढ़ा दे, अगर 50 की जगह अगर वो क्या करे, 60 किलोमीटर की स्पीड से अगर गाड़ी चलने लगे तो क्या होगा, चूँकि यहाँ स्पीड तो इसकी बढ़ रही है लेकिन समय जो होगा वो क्या होगा, उसको कम लगेगा। हो सकता है उसको 1.5 घंटा लगे या 1 घंटा 40 मिनट, जो भी ये गणना करेंगे वो लगे। तो ये जो प्रश्न है चाल वाले, उसमें भी हमें यही देखना पड़ेगा कि जब जैसे स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पर भी हमें रिवर्स क्रिया करनी पड़ेगी। जैसे जैसे ये इकाई बढ़ेगी तो हमें यहाँ कम करना पड़ेगा। जैसे अपन जब इसको भी इकाई विधि से करें, जैसे 50 किलोमीटर को लगने हमें 2 घंटे लगते हैं तय करने में, तो सबसे पहले हम अगर 1 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो चले, स्पीड बहुत धीरे हो जाएगी तो क्या होगा, समय बहुत अधिक लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा की क्रिया करनी पड़ेगी। तो 2 × 50 यानी उसको 100 घंटे लगेंगे। और अगर उसकी स्पीड कितनी हो जाए, 60, तो 60 की स्पीड हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, समय कम लगेगा। तो कम के लिए हम क्या करेंगे, भाग की क्रिया। तो यहाँ पर हम इसको भाग करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये एक एक नियम समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो नीचे जो मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं उस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न की समस्या आ रही है तो उसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। वो साथ ही पहली बार इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, इस चैनल के साथ जुड़े हैं, तो उनसे मैं यही आग्रह करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह के जो भी आपको वीडियो मिलेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप इस तरह के वीडियो से मिस नहीं होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और हमेशा कहूँगा कि आप बहुत ही तसल्ली के साथ हर प्रश्नों को करें, किसी भी प्रश्नों को छोड़े
छोड़े नहीं और अधिक से अधिक अभ्यास करें। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे उतने ही आप बहुत ही अच्छे नंबर ला पाएंगे। और कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो आप बेझिझक होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं और चैनल के साथ बने रहेंगे। तो पूरा कोर्स करवाने की जो मैंने आपसे वादा किया है वो ज़रूर पूरा होगा और आप बने रहिए। धन्यवाद।